हेलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, एक बार मुझे बता दीजिए भाई मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। एक बार मुझे बता दीजिए मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। फटाफट से सेशन में आ जाइए और एक बार मुझे बता दीजिए आप लोग कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं। ठीक है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए भाई। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है, ऑडिबल हूँ मैंने खुद भी चेक कर लिया। आप लोग बताते हैं नहीं भाई, टाइम से आते नहीं हैं आप लोग, लग रहा है भाई। चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत आज कर लेते हैं हम लोग। और आज का अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया था। आज की बारी जो है वो डीपीएसपी की है। तो आई होप आपको डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक जो हैं उसकी पॉलिसी क्या होती है, क्यों रखा गया, हिस्ट्री क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। सो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी और आपको भी मज़ा आएगा चीज़ें समझने में भी। बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से बहुत अच्छे से इसको कवर करते हुए चलना है। बहुत बेसिक पॉइंट्स को भी कवर करूँगा मैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा रंजीत, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको रियलाइज़ हो सके कि भाई डीपीएसपी और है क्या और क्यों है। तो देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को और बेसिक नॉलेज को हम लोग लेते हैं और ग्रहण करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें से हमें आनी चाहिए। देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था और मैं बता रहा हूँ कि ये भाई जो है ना, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे सॉरी, ये निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? निगेटिव कॉन्सेप्ट है। और आप बोलोगे क्यों निगेटिव कॉन्सेप्ट है सर, क्या कारण है ऐसा कि निगेटिव कॉन्सेप्ट इसको आप बोल रहे हो? पहला तो ये दिमाग में आपके आएगा। और मैं बोलूँगा कि जो डीपीएसपी है प्यारे मित्र, वो क्या है? वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या है जो कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है? ठीक है, ये निगेटिव है। तो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको मना की जाए करने से, अगर कोई भी चीज़ आपको मना की जाए करने से, तो वो क्या है? आप क्या सोचोगे? अरे यार निगेटिव है, यार निगेटिव है, बहुत निगेटिव चीज़ है, बहुत मना कर रहा है, निगेटिव आदमी है। उसी तरह फंडामेंटल सरकार को क्या करती है? मना करती है। सरकार को, गवर्नमेंट को, लोगों को वो कार्य करने से मना करती है, वो आपको अधिकार दे देती है। तो वो कहीं ना कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। लेकिन डीपीएसपी उसको पॉजिटिवली लेता है, क्योंकि डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, वो आपको बताते हैं कि ये करना है। क्या नहीं करना है वो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन क्या करना है वो डीपीएसपी है। अगर किसी ने इसका विरोध करता है तो आप कोर्ट चले जाते हो। क्या है? जस्टिसिएबल है। ये क्या है? जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट में चले जाते हो। लेकिन अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कोई ये चीज़ नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जाओगे। अब देखो, ये आप बोलोगे जब तक कोर्ट जा ही नहीं सकते, चीज़ें कर ही नहीं सकते, तो इसको रखा क्यों गया है? इसको रखा क्यों गया है? तो देखो मैं बता देता हूँ इसको रखा क्यों गया है प्यारे बच्चों। इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है, ये तो भाई आप इसको कानूनी रूप से आपको अधिकार दे दिया गया। लेकिन डीपीएसपी जो है प्यारे बच्चों, ये फ्यूचर के लिए जब हम डेवलप होते जाएंगे और जैसे जैसे जिस चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी, उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, लागू करते जाएंगे। इम्प्लीमेंट या फिर लागू हम लोग करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? लागू हम लोग करते जाएंगे। ये हमारी सोच थी, ये हमारी सोच थी इस चीज़ को लेकर के, मतलब भारत की, जो लोग हमारे संविधान को बना रहे थे। तो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या कर रहा था कि आपको, सरकार को रोकने का काम कर रहा था। सरकार को, गवर्नमेंट को, लोगों को रोकने का कार्य करता, ये आपको रास्ता दे रहा था। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, एग्जाम्पल अभी छत्तीसगढ़ में जब इलेक्शन हुआ था, लास्ट वाला, इसके पहले वाला इलेक्शन जो हुआ था, आई थिंक 2019 की बात है, 18 की बात है। तो जब 2018 में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ था, तो अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, किसी पार्टी ने क्या किया था? स्टैम्प पे लिखवा दिया था, अपने मैनिफेस्टो को स्टैम्प पे लिखवा के दिया था। अब देखिए स्टैम्प का मतलब क्या होगा? स्टैम्प पे लिखवाने से एक चीज होगी कि भाई साहब, अगर कल के दिन वो सरकार मना कर देती है, उस चीज को नहीं करती है, तो आप उसको कोर्ट लेके जा सकते हो, क्योंकि उसने ऑफिशियली कर दिया। मतलब कि क्या है? वो फंडामेंटल राइट्स का चीज कर दिया आपको।
आप उसको लेकर के जा सकते हो। लेकिन कोई सरकार उसको बुकलेट पे बना कर देती है, बोलती है भाई ये कार्य मैं आपके लिए करूंगा, और नहीं कर पाती है, तो आप उसको ले जाके नहीं बोलोगे कि भाई साहब ये किया क्यों नहीं, वो हो जाता है डीपीएसपी। पॉइंट को समझ रहे हो? मैनिफेस्टो जानते हो ना, सरकार आने से पहले प्रचार में वो लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज आपको करना होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि क्यों ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब होता क्या है कि उसी तरह डीपीएसपी समयानुसार चीजें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई उस अनुसार चीजें बदलती गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि हमारा 86वां अमेंडमेंट होता है, एग्जाम्पल है ये। तो शुरुआती दौर में राइट टू एजुकेशन हमारे पास नहीं था ताकत, राइट टू एजुकेशन हमारे पास देना ताकत नहीं था कि सबको एजुकेशन का अधिकार हो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। और एजुकेशन देने के लिए आपको शिक्षा व्यवस्था स्ट्रांग करनी होगी, स्कूलें बनानी होंगी अच्छे से, जो कि हमारे पास नहीं थी उस समय पे। तो उस समय पे हम लोगों ने इसको नहीं इंप्लीमेंट किया। लेकिन जब राइट टू एजुकेशन हम लोगों ने 21A में अमेंड करके और 45 में इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पूर्णतः राइट अधिकार दे दिया। अगर कोई राइट टू एजुकेशन का आपके हनन करता है, एजुकेशन के लिए आपको मतलब कहीं ना कहीं डिबार्ड किया जा रहा है किसी अनऑफिशियल रीजन से, तो आप उसके लिए कोर्ट भी जा सकते हो। ये पावर आपको दी गई। और ये पावर किस में दी गई? ये पावर आपको फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार में दी गई। शायद ये बातें आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी कि पॉलिटी बेसिकली है क्या, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली है क्या। पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, पॉलिटिकल साइंस एक ब्रेस है जो जीवन की दिनचर्या में हम आसपास देखते हैं। जीवन के दिनचर्या में हमें क्या मिलता है, दिखता है, वही चीज पॉलिटी है। अब फॉर एग्जांपल आप एमएलए देखते हो, एमपी देखते हो, आज के पहले आपका नजराना अलग रहा होगा देखने का, लेकिन आज आपका नजराना अलग हो चुका है इनको देखने का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता चल जाएगा इनके पास पावर क्या है, इनका रोल क्या है। अभी तक आपको पता ही नहीं था कि आपके क्या अधिकार हैं। क्यों छुआछूत के लिए लोग डरते हैं समाज में, मीडिया आ जाती है तो लोग बोलते हैं अरे नहीं साहब मालिक, कौन जात के हो, वो पूछते हैं ना रवीश जी। तो वो क्यों मीडिया आ जाने के बाद लोग हट जाते हैं? रीजन, क्योंकि उनको पता है प्यारे बच्चों कि अगर ये चीज ऑफिशियली बाहर गई तो दो चीज होता है, एक तो पॉलिटिकली वो बहुत नुकसान झेलना पड़ता है, दूसरा प्यारे बच्चों उनको नुकसान ये होता है कि उनके ऊपर ऑफिशियली केस भी हो सकता है, क्योंकि वो आपके अधिकार का हनन हो रहा है, आपके संविधान का हनन हो रहा है। संविधान कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इन चीजों में आगे की तरफ अपने रुझान को लेके जाते हैं। अब ये है आज का डीपीएसपी का क्लास। अब क्लास को शुरू करते हैं। डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको इसलिए बेसिकली बनाया ताकि जब हम डेवलप हो जाएं या डेवलपिंग स्टेज में रहेंगे या फिर जब हमारे पास पैसा आ जाएगा, जब हम ताकतवर हो जाएंगे, तब हम कोशिश करेंगे कि डीपीएसपी के थ्रू भारत के डेवलपमेंट में और लोगों को और बढ़िया अधिकार और बढ़िया ताकत दे सके। फॉर एग्जाम्पल यूसीसी, एग्जाम्पल के तौर पे यूसीसी आर्टिकल 44 है। क्या है? आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। ये किस में आएगा? डीपीएसपी में आएगा। इसको अब उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों ने इंप्लीमेंट कर दिया है। लेकिन क्या उस समय पे ये इंप्लीमेंट करना आसान था? हिंदू कोड बिल ला दिया गया, हिंदुओं के लिए अलग कानून ला दिया गया, प्रॉपर उनको जो मेन लॉ था उसके लिए बनाया गया। लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत सारे कानून नहीं थे। एग्जाम्पल 3 तलाक। अब उनको क्या होता था कि जो वहां की महिलाएं थीं उनको आप तलाक 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 3 बार बोल दोगे तो उनका डाइवोर्स हो जाएगा, ना ही कोई कंपनसेशन देना होगा, ना ही कुछ देना पड़ेगा। अब उसमें उस महिला की क्या गलती? कहीं ना कहीं ये पैट्रियार्कल सोसाइटी की एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये बताता है कि किस तरह से लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी के दबाव में रहते हैं। पुरुष, अब भाई महिला को भी तब ताकत दो कि तलाक तलाक 3 बार बोल दे, महिला को भी ताकत दे दो। और कहीं ना कहीं महिलाओं को हमेशा से कमजोर करने की बात हर लगभग धर्म में है। और लेकिन जब हिंदू धर्म में एक चीज रहा कि मैं मानता हूं कि समयानुसार चीजें बदलती गईं, लेकिन कुछ धर्मों में जब चीजें नहीं बदली गई तो वो एक तरह से बहुत नुकसानदायक हो गया महिलाओं के लिए या लोगों के लिए भी। अब वो चीजें हुई क्या कि धीरे धीरे समयानुसार घाव की तरह बनने लगी। यूसीसी क्या प्रोवाइड करता है? सबको बराबर का कानून देना। जब हम सक्षम हुए तो हमने कोशिश किया कि भाई उन राज्यों में धीरे धीरे, जैसे उत्तराखंड में हमने धीरे धीरे यूसीसी लागू कर दिया, मतलब कि सबके लिए समान कानून होगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब लोग बराबर हैं, किसी के लिए अलग क्यों हो, कोई क्यों स्पेशल हो।
अगर आप एक एरिया में रहते हो तो मर्डर की सजा सबके लिए सेम होनी चाहिए, तलाक सबके लिए प्रोसेस सेम होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का जो वजूद है सब धर्म में बराबर होना चाहिए, रिस्पेक्ट बराबर होनी चाहिए, तरीके भले अलग हो जाए, रिस्पेक्ट बराबर होनी चाहिए, भले तरीके आपके अलग हो जाए। तो ये सब चीजें बदलती गई समयानुसार। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे और आपकी क्लास इंट्रोडक्शन। शायद एक बार मुझे बता दीजिए कि डीपीएसपी क्या है, क्यों है और कैसे है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये तीनों का आंसर आपको मिल गया कि नहीं? क्या है का मतलब है कि क्यों इसको, क्या है कि मतलब कि ये क्यों रखा गया, क्या कारण है, और भी कैसे कैसे इसको इन फ्यूचर हम लोग यूज करेंगे। संविधान के जो हमारे मेकर्स हैं बेसिकली जब कानून बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। अब मैं बताता हूं, देखो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। ये 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक हमारे संविधान में मेंशन है। पहला तो सवाल आपका यही बन जाता है, 36 से लेकर के 51 आर्टिकल तक हमारे संविधान में मेंशन है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट यहां पे बनता है प्यारे बच्चों कि ये कौन से भाग में है या फिर पार्ट में है। क्या है भाई? पार्ट में है। तो पिछला वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, 3 पढ़ा था, जो कि था हमारा फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा चौथा वाला है। क्या है? चौथा है, भाग 4 में आता है। फिर तीसरा इसमें पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब आप इसको लेकर के, मान लो सरकार ने मना कर दिया कि भाई इस चीज को मैं नहीं मान रहा हूं, तो आप इसको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते, बोल नहीं सकते कि भाई साहब मानना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो और बोल सकते हो कि सरकार आपको मानना ही पड़ेगा। यही अंतर है, इसीलिए इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है, क्योंकि ये सरकार को रोकती नहीं है किसी कार्य को, ये सरकार को कानून बनाने की सहायता करती है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कानून बनाने में रोकती है। अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा तो आर्टिकल 13 के तहत वो नल एंड वाइड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। बताया था आर्टिकल 13 के तहत वो क्या हो जाएगा बेटा? नल एंड वाइड हो जाएगा। ये बात मैंने बताई थी शुरुआती में जब पिछली क्लास थी। चौथा पॉइंट इसमें आता है कि भाई साहब डीपीएसपी क्या करता है? आपको सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस देता है, इकोनॉमिकल जस्टिस देता है। वहीं एक सवाल आता है कि सर फंडामेंटल फिर कौन सा जस्टिस देता है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है आपका, वो क्या देता है बेटा? वो पॉलिटिकल जस्टिस देता है। और हमारे संविधान में 3 प्रकार की जस्टिस मेंशन है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के जस्टिस मेंशन है। कौन कौन से समझते हैं? जस्टिस कौन कौन से? देखो डीपीएसपी में क्या है? इकोनॉमिकल है और सोशल है। इकोनॉमिकल और सोशल मतलब समाज में सबको बराबर का अधिकार हो, लेकिन साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी हो। और इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है? कि इकोनॉमिकल जस्टिस वो है कि किसी भी कार्य को आप करवा रहे हो तो सबको बराबर पैसा दो। आप ये देख के मत दो कि फलाने महिला है तो इसको कम रुपए दूंगा, जो कि पहले होता था, क्योंकि महिलाओं के शरीर में ताकत कम होती थी तो लोग महिलाओं को कम पैसा देते थे। फॉर एग्जांपल अभी आप IB, ACIO, EPFO या फिर किसी भी क्लास 1 के पोस्ट पे हो गए मान लो, या क्लास 2 में मान लिया कि चलो आप लेवल 8 के पोस्ट पे हो गए, ठीक मान लो एग्जाम्पल। लेवल 8 का बेसिक पे या लेवल 7 मान लेता हूं, लेवल बेसिक पे मान लेता हूं मैं 44,000 है। अब एग्जैक्ट मत जाना, 44,600 कुछ है, ठीक है 44,600। तो ये मेल को भी मिलेगा बेटा, ये फीमेल को भी मिलेगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि मेल को ज्यादा है या फीमेल को ज्यादा है, ऐसा नहीं किया जाएगा, ध्यान देना इस चीज को। वहीं अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स में किसमें भाई? फंडामेंटल राइट्स में क्या है इसमें समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। पॉलिटिकल जस्टिस की बात किसमें की गई है? फंडामेंटल राइट्स में। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? जो भी जस्टिस आपको राज्य के हिसाब से मिले। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दुर्व्यवहार न कर सके, फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वलिटी। क्या है राइट टू इक्वलिटी? आपको क्या देता है? बराबर का अधिकार देता है समाज में, आपको फ्रीडम देता है। अब कोई आपकी फ्रीडम का हनन करेगा तो आप क्या करोगे? तोड़ दोगे। तो सरकार भी अगर करना चाहेगी, इसीलिए नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि सरकार भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करना चाहेगी तो आप तोड़ दोगे, मुखिया दोगे, खटिया खड़ी कर दोगे, ठीक।
तो सोशल जस्टिस है और इकोनॉमिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डीपीएसपी का पार्ट है और पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। बेसिकली ये समझिएगा कि हमारे संविधान में 3 टाइप के राइट्स हैं, जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिकल, ये भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन देखो कैसे क्रिएट होता है, मैं बता देता हूं कि यहां पे क्वेश्चन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन क्या दे दिया, पहला दे दिया सोशल जस्टिस, दूसरा दे दिया इकोनॉमिकल जस्टिस, फॉलोइंग जस्टिस प्रोवाइडेड इन, सॉरी यहां पे पूरा लिख देता हूं, डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आंसर देना है सबको। इकोनॉमिकल, जस्टिस, और तीसरा दे देता है आपको पॉलिटिकल जस्टिस। अब यहां पे ऑप्शन आपको दे देता है, ऑप्शन ए देखिएगा, कहता है 1 और 3, ऑप्शन बी कहता है 2 और 3, ऑप्शन सी कहता है 1 and 2, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। आप आंसर बताओ क्या दोगे, आप आंसर बताओ क्या दोगे। गुड आफ्टरनून अली, आप आंसर क्या दोगे, फटाफट से बताओ। इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, अनन्या कह रही तीनों, मतलब ऑल ऑफ द अबव। पूरा क्वेश्चन देख लो बेटा, मैं अभी भी मौका दे रहा हूं कि आप पूरा क्वेश्चन देख लो, बाद में ये मत कहना कि सर मैं तो कुछ और सोच रही थी सर। फटाफट से देख लो, आप पूरा क्वेश्चन आप देखो, आपकी जिम्मेदारी बनती है अच्छे से देखने की, अदरवाइज आपको खुद रियलाइज होगा। फटाफट से बताइए, फटाफट से। यस, ऑल ऑफ द अबव, अनन्या कह रही है ऑल ऑफ द अबव। और कोई बच्चा, और कोई आंसर देना चाहता है, और कोई आंसर देना चाहता है, और कोई आंसर नहीं दे रहा है, बस अनन्या भी आंसर देंगी। बाकी लोग हैं भी कि नहीं क्लास में, एक बार प्रेजेंट तो बता दो भाई, कौन कौन है, एक बार प्रेजेंट बता दो कि कौन कौन है, एटलीस्ट मुझे भी पता चले। अली अहमद कह रहे हैं डी, ऑल ऑफ द अबव आप भी बोल रहे हैं। चलिए भाई, देखिए यही है एग्ज़ाम, यही एग्ज़ाम है, सबको आंसर देना चाहिए। पहले तो सब लोग दे नहीं रही है, दुख की बात है मेरे लिए, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अब मैं समझा नहीं पाता हूँ, बस यही 2 बच्चों ने आंसर दिया है। चलिए मैं बताता हूँ आपको, समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहने, मैंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस प्रोवाइडेड बाई डीपीएसपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने साफ साफ लिखा है डीपीएसपी में इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस बस प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल जस्टिस आपका फंडामेंटल राइट्स देता है। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, 1 और 2 आएगा। अगर पूछ दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बस, तब जाकर के ये ऑल ऑफ द अबव होता। यही छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने कार्य पे, यहां पे आते हैं। तो भाई क्या हो गया कि पार्ट 4 में है 36 से लेकर के 51 तक है, नॉन जस्टिसेबल है, सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड कराता है आपको, और छोटी छोटी बातें हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कहानी हमारी थोड़ी सी बदलती है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। थोड़ा यही देखो, छोटे छोटे शब्दों का ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं एग्जाम में, वही हमें इग्नोर नहीं करना है, वही हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है कि किन चीज़ों को हमें बिना इग्नोर किए भी क्लास को सही से समझते हुए चलना है। यही मैं बार बार एग्जाम के बीच में, क्लास के बीच में आपका क्लियर कराता हूँ। चलिए आ जाते हैं मुद्दे पे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब सिंपल सी बात है, जो मैंने बताया कि 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल जो है वो आपको डीपीएसपी प्रोवाइड कराता है, और डीपीएसपी बाउंड नहीं है, मतलब कि कंपलसरी टाइप का नहीं है। किसके लिए? सरकार के लिए। ओहो, एक सेकंड दीजिएगा भाई, लाइट के आवागमन के चक्कर में ये थोड़ा सा इशू आया, 1 मिनट का समय दीजिएगा।
1 मिनट का समय दीजिएगा, लाइट कटने की वजह से डिस्प्ले बंद हो जाता है और 1 से 2 मिनट लगता है इसको रीस्टार्ट होने में। चलिए, एक से 2 मिनट क्षणिक डिफरेंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, यही व्यवस्था है भाई। ठीक, चलिए, वहीं से आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो डीपीएसपी बेसिकली प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा कि आपका 36 से लेकर के 51 तक आता है। तो सवाल ये है कि जो ये 51 से लेकर के 36 तक है उस आर्टिकल को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, मेरा ये मानना है कि आर्टिकल को पहले हम लोग समझ लेते हैं, कुछ आर्टिकल्स को, फिर उसके बाद एक आर्टिकल का अलग से क्लास भी मैं लूंगा जिसमें आपको आर्टिकल्स भी अलग से समझाऊंगा कि कैसे याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाले। वैसे तो आपको सारे पढ़ने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले आपको पढ़ने होंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ 3 बार रिवीजन करो। देखो, अगर कोई टीचर बोलता है ना ये शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक है, यार वो मैं लिटरली बता रहा हूँ व्यू के लिए कर देता है आपके। अगर मैं समझा रहा हूँ कोई चीज़ की थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, सोल्यूशन उसका नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 बेसिकली क्या करता है, स्टेट की डेफिनेशन देता है, स्टेट की डेफिनेशन देता है, जो कि मैंने पहले ही आपके बता दिया था कि क्या होता है राज्य की डेफिनेशन, याद है? जो आर्टिकल 12 में था, जो आर्टिकल 12 में था वही बात हो रही है। क्या होता है कि भाई जो भी पूरा पॉलिटिकल एरिया है हमारा, मतलब जो हमारा पूरा मैप है अंडमान निकोबार इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो हमारा दूसरा मुद्दा बनता है इस समय कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी चीजें आती हैं सारी की सारी, सेंट्रल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सब चीजें स्टेट के डेफिनेशन में आती है, मतलब कि भारत देश के डेफिनेशन में आती है। वही चीज आर्टिकल 36 में मेंशन है। लेकिन कहानी अब शुरू होती है 37 से। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। स्पेसिफाई द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दीज प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल। अगर आपसे पूछ दिया कि भाई कौन से जगह पे ऐसा लिखा है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है या नॉन इन्फोर्सेबल है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, कहां पे लिखा है? डीपीएसपी कहां पे लिखा है? नॉन जस्टिसिएबल है। तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि ये संविधान के डीपीएसपी वाले आर्टिकल 37वें में 37th में लिखा हुआ है कि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। क्या है? इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक, ये कहां मेंशन है? आर्टिकल 37 पे। साथ ही साथ क्या है? दे आर नॉट जस्टिसेबल। पर्पज क्या है इसका डीपीएसपी का, ये समझते हैं। भाई डीपीएसपी को लाया क्यों गया, डीपीएसपी है क्यों हमारे पास? तो इसका एक और पर्पज है कि भाई ये हमें, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है और भारत को एक वेलफेयर राज्य बनाने में मदद करता है। वेलफेयर का मतलब है कि भाई सामाजिक रूप से सरकार सबका भला करे, सामाजिक रूप से सरकार सबका भला करे। मतलब यह सिद्धांत सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करता है। मतलब भारत क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है। अब वेलफेयर स्टेट का मतलब समझो। क्यों भारत में विरोध होता है कि आप क्या नहीं करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे? क्योंकि भारत में ना एक बहुत बड़ा तबका गरीब है, पॉवर्टी से झेल रहा है, पॉवर्टी झेल रहा है। अब इस व्यक्ति को, जो पॉवर्टी झेल रहा है, उस व्यक्ति को पहली अपॉर्चुनिटी होगी कि उसके पेट में रोटी जाए, और ये रोटी देने का कार्य कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन करेगा? सरकार करेगी। रोटी का प्रोवाइडेज जो है वो प्रोवाइड कराने का कार्य कौन करेगा प्यारे बच्चों? सरकार करेगी। क्योंकि उसका पेट कैसे भरेगा उस व्यक्ति का? और यही वेलफेयर है। और डीपीएसपी ये बात कहता है कि आप वेलफेयर राज्य की स्थापना करिए। क्या करिए? वेलफेयर राज्य की स्थापना करिए।
ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, डिस्कस कर दिया है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंट क्या है। तो देखो कह रहा है अनलाइक, मतलब कि मौलिक अधिकारों के विपरीत जो पर्वतनीय और राज्य की शक्तियों को स्पष्ट प्रतिबंध प्रदान करते हैं, और डीपीएसपी जो है वो दायरा व्यापक करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि फंडामेंटल राइट्स राज्य की शक्तियों को कम करता है, कमजोर करता है, और डीपीएसपी क्या है, राज्य की शक्तियों को बढ़ाने का कार्य करता है। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स विच इज इनफोर्सेबल एंड प्रोवाइड क्लियर लिमिटेशन टू द स्टेट पावर, देश के पावर को लिमिटेशन प्रोवाइड करता है कि भाई ये चीजें आप नहीं कर सकते जनता के खिलाफ, ये चीजें आप नहीं कर सकते जनता के खिलाफ। वहीं डीपीएसपी क्या करता है, उनकी ताकत को बढ़ाता है। डीपीएसपी इंक्रीज टू स्कोप फॉर हिज वाइडर जुरिडिक्शन, कह लीजिए उनके जुरिडिक्शन को और बढ़ाने का कार्य करता है डीपीएसपी। क्लियर है, क्लियर है पॉलिसी बढ़ाने में। अब देखते हैं, डीपीएसपी कंसिस्ट आइडियल फॉर स्टेट कंसीडर व्हेन मेकिंग पॉलिसी एंड इनेक्टिंग लॉ। डीपीएसपी का यूज तब किया जाता है जब सरकार कोई लॉ बनाती है या उसको इनेक्ट करने का, मतलब लागू करने का, उसको प्रचारित करने का कार्य करती है। वहीं फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, सरकार को जब कोई लॉ बनाती है तो रोकता है। अब इसका भी आगे बताऊंगा, 2-3 केस बताऊंगा, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, ये 3 केस भी आज डिस्कस करेंगे हम लोग। आप लोग से पूछ देता है भाई बताइए किस चीज से रिलेटेड थे। डीपीएसपी इज डिजाइन टू कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स नॉट सबऑर्डिनेट देम। मतलब कि डीपीएसपी का उद्देश्य है मौलिक अधिकारों का पूरक बनना, मतलब मौलिक अधिकार को कंप्लीट करने का काम करता है, ना कि वो सबऑर्डिनेट, उसके अधीन काम करने वाला असिस्टेंट है। मतलब सिंपल सी बात है, डीपीएसपी क्या कर रहा है आपको, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, ना कि उसके असिस्टेंट के रोल में है। दोनों के अंतर को समझना। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ये यहां पे एकदम ये फंडामेंटल क्लियर हो गया ना कि डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है। भाई आधा घंटा से मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर किसी भी डिस्कस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, क्लास में ही पूछ लीजिएगा, क्लास में ही आप पूछ लीजिएगा ताकि उसका जवाब मैं दे सकूं। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि ये चीजें समझना जरूरी है। अनन्या समझ में आ गया बेटा? और कोई है? अली भी थे, अली क्लास में थे, कहां है भाई अली? 10 मिनट देख के गायब नहीं होना है, पूरा क्लास करना चाहिए आप लोग को। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आ जाते हैं, थोड़े से अंदर घुसते हैं और कहानी को समझते हैं। 36 और 37 आपने आर्टिकल देख लिया। 36 स्टेट को डेफिनेशन देता है, 37 बताता है कि ये नॉट इन्फोर्सेबल है, और ये क्या करता है भाई, वेलफेयर राज्य प्रोवाइड करता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है, और ध्यान देना कि ये कहीं भी संविधान में नहीं बहा है, ये संविधान या फिर कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये 3 भाग होते हैं। बेसिकली इन आर्टिकल्स के नेचर के हिसाब से इसको बांटा गया है, मतलब उनके सिद्धांत के हिसाब से इसको बांटा गया है, नेचर के हिसाब से इस चीज को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। हाँ क्लियर है, बांटा गया। अब देखते हैं, देखो बेसिकली क्या है ना, फंडामेंटल हो या डीपीएसपी हो, पहले उसको बताना पड़ता है कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है, देश क्या है। इस वजह से 12 और 36 जो दोनों के पहले आर्टिकल है, दोनों में डेफिनेशन सेम दी गई है। अब आ जाते हैं इसको बांटा कैसे गया है। समाजवादी सिद्धांत मतलब सोशलिस्ट प्रिंसिपल, मतलब सोशलिस्ट क्या होता है, जिसमें सरकार का रोल ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं सारे कार्य सरकार के पास होते हैं। वहीं आता है गांधीयन फिलॉसफी। गांधी जी की जो विचारधारा थी, जैसे विलेज पंचायत होना चाहिए, बाद में पंचायत राज आया 73वें अमेंडमेंट से, वो सारी चीजें जो है वो भी मेंशन थी डीपीएसपी में, वो गांधी जी द्वारा। अब एग्जांपल ही मैं अभी आगे बताऊंगा कि देखो कैसे पंचायत राज ऐसे इंप्लीमेंट हुआ और क्या क्या चीजें हुई। साथ ही साथ उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत मतलब लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, मतलब जो समानता का अधिकार देता हो, सबके लिए बराबर सोचता हो, ऐसे भी प्रिंसिपल थे। तो इन सब 3 प्रिंसिपलों से मिलकर के पूरा हमारा डीपीएसपी 38 से लेकर के 51 आर्टिकल तक जाता है।
अब देखो एक जगह पे मैंने यहां पे लिख तो दिया है कि कौन कौन से आर्टिकल किस में आते हैं, लेकिन अभी समझाऊंगा। 38, 39, 39A, 41, 43, 43A, 47, ये क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, मतलब कि जिसमें सरकार को दिखाता है कि सरकार को ये काम वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए करना चाहिए। साथ ही साथ गांधीयन फिलॉसफी है। 40, 43, 43B, 46, 47, 47, 48, इन दोनों का पार्ट 2, 47 और 48 का पार्ट 2, ये क्या आता है? गांधीयन प्रिंसिपल में। लिबरल प्रिंसिपल क्या होता है? जिसमें समानता की बात होती है, इसमें 44 आता है, 45 आता है, 48A आता है, 49 आता है, 50 आता है, 51 आता है, मतलब 44, 45, 48A, 49, 50 और 51, ये किस में है? लिबरल विचारधारा है। इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, जो समझदार लोग होते हैं उनकी जो विचारधारा मानी जाती है, बराबर की विचारधारा मानी जाती है। तो इसमें क्या है ना, कोई भी विचारधारा खराब या अच्छी नहीं, या मतलब अच्छी या खराब नहीं होती है। बेसिकली ये विचारधाराएं सारी समयानुसार, लोगों अनुसार चीजें डिपेंड करती हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। अब एक एक आर्टिकल को शुरुआत करेंगे सोशलिस्ट विचारधारा से। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? सोशलिस्ट प्रिंसिपल को देखना शुरू कर रहे हैं। किसको? सोशलिस्ट प्रिंसिपल को। क्लियर जा रही है? क्लियर जा रही है मेरी बातें? चलिए आ जाते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 38 पे। अच्छा कोई घबराए नहीं कि हिंदी में नहीं है सर, हिंदी में है, एक जगह पे नहीं हो पाया क्योंकि चीजें थोड़ी सी बड़ी थी, इस वजह से एक जगह पे नहीं है। अब आर्टिकल 38 क्या कह रहा है? सिंपल सी बात है, स्टेट सेल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोशल ऑर्डर एंड इंश्योरिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस बाय मिनिमाइजिंग इनइक्वलिटी इन इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। अगर कह दिया आपसे कि बेसिकली जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी क्या है? इनइक्वलिटी क्या है? जो लोगों को बराबर नहीं कर रही है। किस चीज में नहीं कर रही है? इनकम में। अब फॉर एग्जांपल ये चीज ये बताती है कि भाई मैंने शुरुआत में ही बताया था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी सैलरी बराबर होगी। ठीक, सैलरी बराबर होगी अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो सेम काम पे बराबर होगी। ठीक, सेम काम पे बराबर होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। क्लियर है कि नहीं मेरी बात? उसके बाद उनको स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी जो भी सरकार के द्वारा दी जाएगी, समझो, या फिर जो भी दे रहा है उसको बराबर देनी होगी। ऐसा नहीं कर सकता कि वो पक्षपात करेगा मेल फीमेल होने पे, जैसे पहले किया जाता था। अब भाई पहले क्या होता था ना, काम भी उसी प्रकार के होते थे, लोगों को लेबर वाला काम ज्यादा मिलता था। अब महिलाएं लेबर वाला काम उतना नहीं कर सकती क्योंकि भगवान ने उनको शारीरिक रूप से उस तरह का बल नहीं दिया है, लेकिन पुरुष को दिया था। इस वजह से पुरुष को पैसा ज्यादा देते थे। मान लो फॉर एग्जांपल दिहाड़ी पे, पर डे पे जो काम करते हैं उनको 100 रुपए देते हैं पुरुष को, तो महिला को 60 रुपए में रखते थे, क्योंकि उनको पता था ये उतना ही काम कर रही हैं। लेकिन ये चीज गलत है। मेहनत तो वो बेचारी पूरा दे रही है, समय पूरा दे रही है, उनकी जितनी ताकत है उससे कर रही है। तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप इनकम में इनइक्वलिटी कर दोगे। तो इस चीज को भी भरा गया। तो बेसिकली 38 क्या करता है? वेलफेयर स्टेट की बात करता है और प्रोटेक्ट करता है जस्टिस के, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस को भी। तो अगर देखना अगर यहां पे मेंशन हो जाए कि पॉलिटिकल जस्टिस कौन प्रोवाइड करता है, तो फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन अगर पूछ दे कि मेंशन किस में है, तो तीनों मेंशन है डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। बहुत छोटा सा अंतर होता है कई बार, ये समझने वाली बात है। ठीक, चलो आर्टिकल 39 क्या कहता है समझते हैं। इसको देखो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे पार्ट में मान लो आ गया है। यहाँ पे पॉइंट में लिखा भी है हिंदी वाले में, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आते हैं, देखते हैं 39 क्या कह रहा है। आर्टिकल 38 तक समझ में आ गया, 36 समझ में आ गया कि 36 स्टेट की डिफिनेशन देता है, 37 आपको बताता है कि वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट इन्फोर्सेबल है, 38 बताता है कि वेलफेयर स्टेट है, ये प्रमोट करता है लोगों को कि उनकी सिक्योरिटी दे सके, उनको इनकम में इक्वलिटी दे सके। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे की तरफ आता हूं। स्टेट सेल पर्टिकुलर डायरेक्ट पॉलिसी टुवर्ड द सिक्योरिंग, किस किस चीज को स्टेट क्या करता है? पॉलिसी बनाता है किस किस चीज पे? राइट एडुकेट, मतलब पहला क्या पॉइंट कह रहा है? राइट एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। हिंदी में समझा देता हूं पहले एक बार। सुनिश्चित करता है कि दिशा में निर्देश करेगा, किसमें भाई?
कि भाई वो क्या करेगा, लाइवलीहुड मतलब जो जीवन शैली है जनता की, उसको एक प्रारूप रूप से सरकार क्या करेगी, प्रारूप रूप से सभी सिटीजन को बेसिक दिनचर्या वाला जीवन देने का काम करेगी। अब भाई ये चीज अगर फंडामेंटल राइट हो जाता तो सोचो कितनी दिक्कत आती सरकार को। 1950 में वो सबको कैसे प्रोवाइड कर सकते थे प्रॉपर चीजें, नहीं पॉसिबल था। लाइवलीहुड मतलब घर, रोटी, कपड़ा, मकान टाइप की चीजें नहीं दे सकना पॉसिबल था। आज सरकार क्यों दे रही है घर? आज आप देखेंगे ना प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, क्यों चल रहा है? बेसिकली उनको पता है कि इस आवास योजना के थ्रू बहुत सारी चीजें उनकी करेक्ट की जाएंगी, सही की जाएंगी। उनको रोटी, कपड़ा, ये जो आर्टिकल्स हैं, ये चीजें सही की जाएंगी, मतलब उस चीज में सुनिश्चित किया जाएगा कि उनको ये चीजें सरकार प्रोवाइड करा रही है। साथ ही साथ द ओनरशिप कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनर टू सर्व द कॉमन गुड। मतलब जो भी रिसोर्स हैं भारत देश में, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बड़ा सा ऑयल टैंक मिल गया तो किसी एक पर्टिकुलर को देने को दे देते हैं, वैसे तो जो पावरफुल होता है ले लेता है, लेकिन उस पर हक सबका है, भारत के नागरिकों का। तो उसको आप जो मटेरियल्स मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, वो आम जनता के लिए हित। अब वो सब लोग तो खनने नहीं चले जाएंगे, ऑयल निकाले जा रहे हैं, नहीं, एक व्यक्ति को दे दिया जाएगा या सरकार खुद निकाल करके उसका जो पैसा भी आएगा वो पूरे आम जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि 1,000 रुपए दे रहे, उनको कार्य दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल उनके लिए पॉलिसी अच्छी ला दी जाएगी, उनके लिए अच्छे इंप्लीमेंटेशन, रोड अच्छे कर दिए जाएंगे, उनको पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा, ऐसी चीजें करने की कोशिश की जाएगी। ठीक। स्टेट शैल अवॉइड कंट्रैक्शन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड, मतलब कि राज्य, देश का एक पालन बनता है कि एक हाथ में या कुछ हाथों में पूरा पैसा या ताकत नहीं देना है। फॉर एग्जांपल अभी एक बवाल चलता था, आपने देखा होगा, अडानी अंबानी का बहुत ज्यादा विपक्ष ने उठाया था। अडानी अंबानी का एक विवाद बहुत ज्यादा विपक्ष ने उठाया था कि भाई पूरे जो टेंडर्स आते हैं, सारी आती हैं, वो अडानी अंबानी को ही चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है प्यारे बच्चों, ये बताता है कि यही जो है कि देश जो है वो अवॉइड करे कि जो पैसा है केवल कुछ हाथों में ना जाए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देखो प्लूटोक्रेसी नहीं आएगी, एक्चुअली देखो कारण समझो। प्राइवेटाइजेशन ना कई बार अच्छा है और कई जगहों पे अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना होगा कि उस पर मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए। मॉनिटरिंग इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि अभी भी भारत डेवलप नहीं हुआ है, अभी भी भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कि खाने के लिए मर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है इस समय, और वही कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं। तो भारत देश में अगर 150 से 60 करोड़ की जनता में मैं मान लेता हूं 50 to 55% लोग अगर अन्न देना पड़ रहा है, खाना देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब बताता है कि आप ऊपर नहीं उठ पाए हैं। तो प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेन को प्राइवेट कर दिया, अब ट्रेन पे आपने अंकुश नहीं लगाया और उन्होंने क्या कर दिया, मनमाना, अभी एक ही आदमी 2 आदमी के पास गया तो उन्होंने क्या कर दिया, किराया कर दिया, भाई जो किराया 1500 का था उसने 3000 कर दिया। आम जनता जो जनरल की ट्रेन में सफर कर रही है, जनरल के डिब्बे में, और इसलिए सफर कर रही है ताकि उसका किराया ना लग सके, उस व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 1500 की जगह 3000 किराया देके जाएगा। जो जनरल के डिब्बे की 200 किराया थे वो 500 कर दो और उसमें एक आदमी भी बैठा दो कि चेक करते रहना कोई घुस ना जाए ऐसे। जो व्यक्ति बिना टिकट के घूमते, भाई बिना टिकट के किसी को शौक नहीं है, पैसे की दिक्कत है। आप पैसा दे दो, देखो लोग एसी में ही ट्रेवल करेंगे, कोई नहीं चाहता कि पसीने में मरे, कोई नहीं चाहता कि खड़े होकर ट्रेवल करे, सब चाहते हैं कि एसी वाले डिब्बे में सो के जाए। लेकिन भारत की गरीबी उन्हें वहां तक पहुंचने नहीं देती दोस्त। तो उन चीजों के लिए थोड़ा सा आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन इज गुड बट आपको कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। चलिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ मैन एंड वुमेन, यही मैंने बताया था कि बराबर का पेमेंट मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी सेलेक्ट हो रहे हो पोस्ट पे तो आपको बराबर की वो मिलेगी, सैलरी मिलेगी। द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर एंड चाइल्डहुड यूथ एंड शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, मतलब जो यूथ है, एक यंग पीपल है, जैसे हम, आप तो मैं तो बुढ़ा हो गया, आप लोग हैं, ठीक है तो आप जो लोग हैं और जो बच्चे हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, हेल्थ का, वर्कर के प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये सारी चीजें आर्टिकल 39 में लिखी हैं। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी वेलफेयर से रिलेटेड चीजें हैं आर्टिकल 39 में मेंशन है लोगों के लिए, और ये सारे पॉइंट मेंशन है, ABCD करके मेंशन है। ठीक, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 38, 39 कंप्लीट हो गया। क्या यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए हम लोग।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशलिस्ट विचारधारा। सोशलिस्ट क्या होती है, जो गवर्नमेंट को रोल प्ले करना होता है, मतलब जिसमें पावर गवर्नमेंट के पास ज्यादा होती है, ठीक, गवर्नमेंट के पास ज्यादा होती है। अब आते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या रहा है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। कह रहा है टू सिक्योर राइट टू वर्क, मतलब काम करने का अधिकार सबको होना चाहिए, टू एजुकेशन एंड अ पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। सिंपल सी बात कह रहा है, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांग के मामले में काम करने के अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। सिंपल सी बात है कि भाई कोई बुढ़ापे में है तो उसको भी बेसिक जो राइट्स है उसको मिलने चाहिए, कोई डिसेबल है तो उसको भी मिलना चाहिए। इसलिए कई बार आप देखोगे ना कि ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है, बीमार है तो उसको सरकार लेबर डिपार्टमेंट से, अगर लेबर तबका है तो उसके लिए भी क्या ईएसआईसी बहुत बढ़िया हॉस्पिटल सरकार खोल के रखी है, बशर्ते उन चीज़ों का यूज़ करने लोगों को नहीं आता। सरकार चीज़ों को बना के तो रखी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो ये जूनियर लेवल पे आईएएस ऑफिसर्स पोस्टिंग होती है, डीएम की या फिर एसडीएम की, इन लोगों का कार्य होता है कि जनता के बीच में जाकर के इन चीज़ों को बताएं कि वो कैसे उस चीज़ को यूज़ करें, बट ये नहीं, ये राजा बन के बैठे हुए हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है, ये अगर अपने राजपाट को छोड़ दें तो ये बहुत अच्छा हो जाता, अगर ये अपने राजपाट को छोड़ दें तो ये बहुत अच्छा हो जाता देश के लिए, ठीक है, ताकि लोगों तक पहुंचे। तो राइट टू वर्क हो, वो उनके जो बेरोजगारी के समय पे जो उनको कार्य करने का अधिकार देता है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है, वो सारी चीजें आर्टिकल 41 में मेंशन है। भाई काम करने का अधिकार किसको नहीं होना चाहिए? भाई कोई मान लो लंगड़ा है, आप उसको बोलो ये आप काम करने का अधिकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो तो गलत है। कहीं ना कहीं वो तो गलत है कि आप उसको क्या किए, आप उसको काम करने से ही रोक दिए, आप उसको क्या किए, काम करने से ही रोक दिए। ठीक है, चलिए चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 42 क्या कहता है, स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट ह्यूमन कंडीशन एट वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हाँ, ये बात लिटरली है कि मतलब जहां पावर आ रही है तो पावर जो है ना, जैसे एक कहावत होती है बड़ी कि जो बैम्बू का ट्री होता है जब जितना बड़ा होता है उतना झुकते जाता है। तो जो आदमी के पास पावर आनी चाहिए उसको विनम्र भी होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा 99% केसेस में नहीं होता है, ठीक है। साथ ही साथ 42 आर्टिकल आपको बताता है कि आपको स्टेट को सिक्योर जस्ट ह्यूमन कंडीशन, मतलब कि वर्क में आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो आपको बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको खाने के लिए एक किचन की मतलब वो व्यवस्था होनी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको यार, जहाँ खाने का स्पेस होता है, आई फॉरगेट द नेम, ठीक है, कैंटीन कह लीजिए आप, उसका एक और नाम होता है मैं भूल जा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैटरनिटी रिलीफ होनी चाहिए, मतलब महिलाओं के लिए अगर वो क्या है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको एक प्रॉपर लीव देनी चाहिए, जो कि अब सरकार देती है, आपको पता होगा 26 वीक की। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई तो हाँ, पेंट्री अलग हो जाता है, पेंट्री जहाँ पे खाने बनते हैं, मैं बैठ के खाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे भाई आप अपना लंच के लिए लेके गए तो प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए जहाँ पे लोग जाके खा सकें, ठीक है। 26 वीक में होता क्या है समझिए, गवर्नमेंट तो सर्विस प्रोवाइड करा देती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में होता क्या है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, 26 वीक का मतलब होता है कि देखा जाए तो तकरीबन कितना, 6 महीने की बात हो रही है। अब 6 महीने में अगर महिला प्रेग्नेंट हो रही है तो होता क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग इनको पहले ही निकाल देते हैं, फायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब ये 6 महीने काम नहीं करेंगे तो इनको बस सैलरी देना होगा, तो इनको ये निकाल देते हैं और तब तक क्या दे देते हैं कि भाई हमारे पास अब ही कार्य नहीं था, इनका कार्य ऐसा नहीं था, इस वजह से हम इनको रिमूव कर रहे हैं। बहुत होगा 1 महीने की सैलरी देके रिमूव कर देंगे, 5 महीने की सैलरी बचा लेंगे। अब इस चक्कर में कहीं ना कहीं चीज़ों का भी दुरुपयोग मार्केट में दिखता है, इन चीज़ों का भी दुरुपयोग मार्केट में दिखता है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को बेटा आप लोग, कि कितना कह लूँ मैं, नीचताई है ये। हाँ, सरकार की भी गलती है, लेकिन निचताई है ये उन पोस्ट पे जो लोग हैं, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, मैं बताऊं। इसी वजह से वहां पे महिलाओं ने कई बार ये चीज भी छोड़ दी, इग्नोर कर दी है कि भाई यार अगर मैं ना प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा को मतलब चाइल्ड का प्लान किया मैंने, तो हो सकता है मुझे कंपनी निकाल देगी, तो मैं क्यों जाऊं, तो एटलीस्ट मैं ऐसा कर देती हूँ कि अभी नहीं प्लान करती। इस चक्कर में बहुत डिले कर देते हैं वो लोग।
और इस चक्कर से बहुत इनफर्टिलिटी और बहुत सारे जोग्राफिकल बायोलॉजिकल रीजन भी क्रिएट होने लगे, माफ़ कीजिएगा जोग्राफिकल बोल दिया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ, इन कंडीशन की वजह से जापान में और अन्य जगहों पे बहुत सारी दिक्कत आ रही है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल है लाइक। तो आर्टिकल 42 क्या कहता है? अच्छा बताओ, दीपिका कह रही है प्राइवेट में ऐसा भी पूछते हैं, तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 42 ये सब इंश्योर करता है कि आप जब कहीं जॉब करते हो तो आपको ह्यूमन कंडीशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं खाने में मक्खी कूदे रहा है, ये कैंटीन गंदा पड़ा हुआ है, नहीं भाई, सफाई से होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए महिलाओं को। ये सब चीजें हमारा सोशल जस्टिस बताता है, सोशली हम लोग को करेक्ट करता है, हम लोग को देता है डीपीएसपी में। अब मान लो शुरुआती दौर में ये चीजें नहीं रही होंगी, लेकिन अब तो कंडीशन दी जा सकती है, क्योंकि अब भारत सक्षम हो गया है। भाई प्रॉफिट आप निकाल रहे हो 25% का एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी सी कंपनी है और आप 100 करोड़ का बिजनेस करते हो और आपकी कंपनी कुछ नहीं तो 25 करोड़ रुपए का हर साल प्रॉफिट निकाल रही है। मैं बेसिक कह रहा हूं यार, अगर आपने सही से कर दिया ना तो मैं कह रहा हूं 20 करोड़ की निकालेगी। लेकिन जो कंपनी के लिए आपके लिए लॉयल रहेंगे लोग, वो आपको वो 5 करोड़ से ज्यादा देके जाएंगे। वो कभी छोड़ने से पहले सोचेंगे कि यार पता है, मैं बताऊं 90% जो लोग जॉब करते हैं प्राइवेट में या कहीं पे भी, उनके दिमाग में ये होता है ना कि अगर उनको ना सुविधाएं अच्छी मिल जाए। क्यों टाटा के लोग जल्दी रिजाइन नहीं देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो लोग बहुत अच्छे से अपने इंप्लॉय को रखते हैं। अगर इंप्लॉय अच्छे से रहेगा तो इट्स ऑब्वियस कि वो कभी छोड़ेगा नहीं, अच्छा इंप्लॉय, और वो काम करता रहेगा आपके साथ। तो अगर आप उनके साथ अच्छे वातावरण रखे हो, अच्छी सुविधाएं उनको दे करके रखे हो, तो सैलरी अगर थोड़ी कम भी रहती तो लोग गवर्नमेंट में क्यों आना चाहते हैं? पर्सनल लाइफ है, गवर्नमेंट सर्विस में पर्सनल लाइफ है उनकी। वो एक समय पे ड्यूटी करने के बाद वो फ्री है। मेजॉरिटी लाइफ में कुछ ड्यूटी स्टफ है नो डाउट, आर्मी की हो गई, पुलिस की हो गई, ट्रैफिक की हो गई, बट मेजॉरिटी जो ड्यूटियां हैं उसमें आप एक बेसिक लाइफ है उनकी, लेकिन प्राइवेट में नहीं मिलती। इस वजह से लोग वहां पे पैसा कमाने के बाद बिजनेस और इन चीज़ों में करके, या बहुत लोग गवर्नमेंट तैयारी करने आ रहे हैं। कंपटीशन खास करके कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि फायरिंग बहुत ज़्यादा उस समय पे हुई। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला यहाँ पे है 43 से 47। ठीक है, 43 से 47 क्या कहता है भाई? 43 बताइए, 43 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। तिरालीस कह रहा है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल वर्कर अ लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। कह रहा है राज्य सभी श्रमिकों के लिए जीवित वेतन और उचित स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मतलब ये सिंपल सी बात है, फ्यूचर में जब हमारे पास पैसा वैसा हो जाएगा, ऐसा बोला गया उस समय पे जब बना कि स्टेट क्या करेगा, सिक्योर करेगा सारे वर्कर का लिविंग वेजेस। मतलब एक फिक्स होता है ना, जैसे अभी क्या कर दिया जाता है कि अभी भी जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनको एक मिनिमम सैलरी का फिक्स रख दिया जाता है कि इससे कम आप सैलरी नहीं दे सकते हो। इसीलिए कई लोग लेबर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और उसी चक्कर में लेबर लॉ वाले ऊपरी इनकम ले लेते हैं। ठीक है, 43 ए कहता है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ये भी देखो, अभी ईपीएफओ का पेपर है, तो ईपीएफओ वाले में मैं पूरा डिटेल इसको जब इंडस्ट्रियल लॉ और लेबर लॉ को पढ़ाऊंगा ना, तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल डायरेक्ट पूछ देते हैं। एक्चुअली ये क्या किया 43 ए बेसिकली आपको प्रोवाइड कर दिया कि जो वर्कर है वो मैनेजमेंट में भी काम करेंगे। होता क्या था कि उनकी सुनवाई नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कर है, वो कार्य कर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन जब वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लगेगा तो वो अपनी बात को रख पाएगा। इसीलिए यूनियन बनने लगा, और यूनियन के थ्रू वो क्या करने लगे, अपनी बात को रखना जान गए और अपनी बात को मनवाना जान गए। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। बेसिकली हमारे यहां क्या है ना, एक बड़ा फंडा है कि हम लोग न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते, तो हमें न्यूट्रिशन हमारे जीवन की शैली की स्टैंडर्डता, मतलब जो एक बेसिक लाइफ होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, साथ ही साथ हमारा हेल्थ का कंडीशन भी इंप्रूव होना चाहिए। अब न्यूट्रिशन से बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। हमारे यहाँ क्या होता है ना, पोषक चीजों को हम लोग कम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपसे कोई बोलेगा बेटा जाओ 1 kg एप्पल लेके आओ, और 1 kg एप्पल कितने का आता है, तो मान लेता हूं मैं 100 रुपए kg का होगा, एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं मार्केट नहीं जाता हूं उतना। ठीक है, तो 100 रुपए kg का होगा। अब हुआ क्या, लेकिन अभी अनन्या है, दीपिका है, 2 बच्चे हैं, इन दोनों को मैं नाम दिख रहा है मुझे, इन दोनों का ही नाम ले लेता हूं। इन बच्चियों को मैंने बोला कि आप जाइए 1 किलो सेव लेके आइए। ये जाएंगे, पता क्या करेंगी, ये 200 रुपए का मोमोज लेके आएंगी।
मोमोज में क्या था? फैट, नथिंग इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन कहाँ था? एप्पल में। नहीं लेके आएंगी। जब सर्वे होगा तो पूछा जाएगा, अच्छा आप कितना एप्पल, महीने में कितने केजी एप्पल खा लेती हैं? एप्पल क्या होता है? मैं नहीं जानती। वो मोमोज पूछने ही वाला नहीं आपसे। दिखा दे क्या? अरे माल न्यूट्रिशन है, खाने की कमी है, लोगों को खाने की कमी है, बहुत दिक्कत है इन लोगों को। तो वो सारी जो समस्याएं हैं प्यारे बच्चों, वो बेसिकली हमारे यहाँ बहुत पहले से, इसीलिए कई बार ना, एक तो सैंपल बड़ा छोटा लेते हैं ये लोग। इंडिया 150 करोड़ है, जाएंगे 20 लोग का सैंपल लेकर के डिसाइड कर देंगे कि, इसलिए बोल देंगे हंगर इंडेक्स। पाकिस्तान को हमसे ऊपर कर देते हैं, अफगानिस्तान को, जो आदमी खाने के लिए हमसे पैसा मांगता है मालिक। नामीबिया, अफ्रीकन कंट्री जो है, जहाँ पे हम खाना भेजते हैं, हम अनाज भेजते हैं, वो कंट्री हमसे हंगर में ऊपर है। क्यों? क्योंकि उनका सैंपल जो लिया जाता है और हमारा जो सैंपल लिया जाता है उसमें अंतर है। वेस्टर्न कल्चर को ये भी दिखाना है कि जो कंट्री डेवलप्ड हो रही है, चाइना, इंडिया, इनको नीचे दिखाओ, इनको नीचे दिखाओगे वर्ल्ड लेवल पे, तब ये अपने डेवलपमेंट को रोक पाएंगे। होता है ना कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपके ही आसपास में लोग क्या करने लगते हैं, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, पहले तुम्हें नीचे दिखाना शुरू किया। IBSCI को फॉर्म भर दियो, वैसे बताना मत IBSCI को फॉर्म भर दियो, लेकिन फिर भी IBSCI को फॉर्म भर दियो, नहीं होगा सिलेक्शन, बहुत टफ पेपर आता है, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। और बेटा क्या किए, अपने खुद कुछ नहीं उखाड़े हैं, अपने जीवन भर बगल वाली टपरी पे जा करके चाय पिए हैं, और 2 सवाल पूछ दिया गया कि प्रेसिडेंट को निकाला कैसे जाता है, तो वो भी नहीं पता है, उपराष्ट्रपति इम्पीचमेंट कैसे होता है वो भी नहीं पता है। लेकिन भाई साहब तुम्हारा नहीं निकलेगा। क्यों? डिमोरलाइज करने का कार्य है। जीवन में अपने कुछ नहीं उखाड़ेंगे, चाय पिएंगे पापा के पैसे का, और बाकी तो छोड़ ही दीजिए, लात खाते रहते हैं ये लोग। तो उन लोगों से भी बचना होता है जीवन में कई बार, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जीवन में सक्सेस पाना है, तो ऐसे स्लजेस को भी हटाना पड़ता है। तो ये चीजें बेसिकली क्या है, सैंपल कम लेने की वजह से हमें वो रिपोर्ट्स कम दिखती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होगा, बाद में देखेंगे तो होता है। तो इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि हमें न्यूट्रिशन लेवल को रेज करना है, और साथ ही साथ हमें जो दिखाया जाता है उतना भी हमारा न्यूट्रिशन खराब नहीं है। हाँ, क्योंकि भाई अब अरण्या जाएंगी, ये क्या करके मोमोज खा के आ जाएंगी, ये जाएंगी पिज़्ज़ा खा के आ जाएंगी, ये जाएंगी बर्गर खा के आ जाएंगी, इनको बोला जाएगा एप्पल खाओ तो नहीं खाएंगी, इनको बोला जाएगा प्रोटीन की कुछ चीज़ें ले लो तो नहीं लेंगी। ये रीज़न है बेटा, ये मेन रीज़न है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं गांधीयन फिलॉसफी। अभी एक फिलॉसफी हम लोगों ने कवर कर ली, देखो लगभग 1 घंटे लग गए। अगर सही से पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, तो इसी तरह टाइम लगता है। आगे आते हैं गांधीयन फिलॉसफी। गांधीयन फिलॉसफी क्या कहता है भाई, ये बेसिकली गांधी जी की विचारधारा को प्रकट करता है कि गांधी जी की क्या सोच थी। गांधी जी बेसिकली ना विलेज इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, विलेज की कल्चर को बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। वो तो चाहते थे कि मतलब ये सब चीजें हो ही ना, जो हमारा संविधान इस तरह से प्रॉपर बना हुआ है, आर्मी तक ना हो, ये तक ये चाहते थे। वो सब छोड़ो, अभी आते हैं आर्टिकल 40 पे। आर्टिकल 40 क्या कहता है, बेसिकली विलेज पंचायत की बात करता है। किसकी? विलेज पंचायत की, मतलब गांव में एक पंचायत होना चाहिए। सिंपल सी बात है, लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। लोकल गवर्नमेंट, आपके यहाँ प्रधान जी होंगे, अलग अलग नाम से बोला जाता होगा। गांव ग्राम प्रधान है कि नहीं आपके यहाँ? जो लोग गांव से हैं उनके यहाँ क्या होंगे? ग्राम प्रधान होंगे। ग्राम प्रधान का बेसिकली क्या होता है रोल प्यारे बच्चों, तो ग्राम प्रधान, गांव एक होता है, उसके मेन मुखिया होते हैं, और ये चीज बताती है कि रूट लेवल पे अगर कोई काम करना होगा, मतलब अब गांव के व्यक्ति को जाना होगा। हाँ, पंचायत मूवी भी आपने देखी होगी, प्रधान जी कौन सी, अरे वेब सीरीज आई थी, वो जो पंचायत का प्रधान जी का रोल किए हैं, बड़ा बढ़िया रोल किए हैं, छोटे से हैं, रघुवीर यादव जी, तो वो है। तो देखिए ये क्या है, अगर किसी व्यक्ति को, गांधी जी की सोच समझिए, अगर किसी व्यक्ति को अपनी बात एक गांव के आदमी को लेके जानी होगी, और यहाँ पे एक 100 गांव का MLA बनाया गया है, उसके पास जाना आसानी होगा कि इस गांव के प्रधान के पास जाना आसानी होगा, जो कि एक गांव का है, जहां पर कि 1000 की जनता रहती है। और यहाँ पे कितनी रहती है? यहाँ पे 5 लाख की जनता रहती है। अब 5 लाख वाले के पास जाओगे तो वो उसके यहाँ 5 लाख काम आ रहा है, इसके यहाँ 100 काम आ रहा है, तो ये बंदा 100 काम वाला पहले देख लेगा। और ये गांधी जी की बात थी कि ताकि रूट लेवल पर व्यवस्थाएं हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके रूट लेवल तक, ये सारी गांधी जी की व्यवस्थाएं थी। तो बेसिकली आर्टिकल 40 विलेज पंचायत प्रोवाइड करता है, जो कि बाद में 1992 में ये एक अमेंडमेंट होता है 73वां, जिसके तहत इसको पूर्णतः लागू कर दिया जाता है। अभी लोकल गवर्नमेंट की क्लास अलग से आएगी ही, तो उसमें हम लोग डिस्कस पूरी तरह से ये बातें करेंगे। साथ ही साथ आता है 43 क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री।
ऑन द इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया। मतलब जो गांव की जो एक्चुअली बेसिकली मैंने क्या बताया, विलेज इकोनॉमी पे ध्यान देना। तो ये क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री बनाना इसलिए गांधी जी मतलब चाहते थे कि भाई उससे क्या होगा, रूट लेवल की गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी। एमएसएमई टाइप का समझ लो, जो छोटे सेक्टर के काम होते हैं, उससे क्या होगा वहां। अब क्यों लोग गांव से बहुत ज्यादा पलायन करते हैं, काम नहीं है, पैसा नहीं आएगा, खाएंगे क्या भाई, खेती में उतना दम नहीं रह गया। इस चक्कर में प्यारे बच्चों ये लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि ये लोग क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। 43B क्या कहता है, 43B कहता है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिकली जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो। और अगर कोई पूछ दे 43B किससे रिलेटेड है, तो 43B बेसिकली याद रख लेना कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ये भी बाद में आया है, बाद में इसमें ऐड किया गया है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में भी अमेंडमेंट हुए हैं, आगे देखेंगे। अब आता है 46, 47 और 48। ये क्या है, ये सब भी गांधीयन फिलॉसफी है। गांधी जी की बेसिकली जो विचारधारा थी वो नॉन वायलेंस की थी। साथ ही साथ वो इस चीज पे भी मानते थे कि भाई साहब गांव की इकोनॉमी है, क्योंकि उस समय गांव चीजें ज्यादा थी। अगर रूट लेवल पे, सिंपल सी बात है, किसी चीज की न्यू स्ट्रांग होगी तो वो घर भी अच्छा बनेगा। मैं बार बार बोलता हूं, तो न्यू क्या है, गांधी जी के हिसाब से गांव है, विलेज है, क्योंकि वहां पे जब छोटे छोटे लोग, अब सोचो जितना पलायन कम हो जाएगा उतना आसानी अच्छा रहेगा। अब पलायन क्यों होता है, रोजगार के लिए। जैसे मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इनको डेवलप किया गया ब्रिटिशर द्वारा, तो यहां पे बाकी जगहों पे उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। बेंगलुरु बाद में डेवलप हो गया, पुणे अभी डेवलप हो रहा है, लखनऊ, जयपुर अभी डेवलपिंग में चल रहे हैं, गुड़गांव डेवलप अच्छा हो रहा है। अब इसको बढ़ाया जा रहा है आईटी सेक्टर आने पे, लेकिन ट्रेड करना होगा तो उसको कोलकाता ही जाना पड़ेगा, मद्रास जाना पड़ेगा या फिर मुंबई जाना पड़ेगा। अभी जैसे एक विवाद चलता है महाराष्ट्र में, मराठी वाला। अब आप सोचो कि अगर वहां पे वर्कर ही नहीं जाएंगे तो काम भागने लगेंगे लोग, कहां जाएंगे, काम कौन करेगा उनका, वहां का वर्कर तो चाहिए ही ना। कितने वर्कर हैं, और एक तो वो राजनीति है, अदरवाइज सोचो कि एक रिपोर्टर को बोला कि मराठी बोलो तब यहां पे आओ। मैं हंसने लगा, मैंने कहा कितने मूर्ख हैं। सोचो मतलब मराठी व्यक्ति अगर राज ठाकरे की, तब तो हिम्मत ही नहीं होगी महाराष्ट्र से बाहर निकलने के लिए। वैसे उनकी हिम्मत है भी नहीं, उत्तर प्रदेश में एक बार कोशिश की बेचारे आने के लिए, तो बड़ी बुरी तरह से बेइज्जती कर दी गई, राम जी का दर्शन नहीं कर पाए अपनी हरकतों की वजह से, धमका उमका के भगा दिए गए, बोले हिम्मत ही नहीं हुई, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट भी नहीं करा पाए। तो मैं इन चीज़ों पे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी को ना भाषा या किसी चीज़ पे अगर डांटोगे तो रिपोर्ट भी मिलेगी, रिटेलिएट मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, ताकत किसी एक के पास नहीं है, सबके पास है। तो जो चीजें बनाई गई हैं वो तो एक तो आपके द्वारा बनाई भी नहीं गई, वो ब्रिटिशर द्वारा बना के दी गई। भारत पूरा एक है, किसी एक का नहीं है। जैसे आप चले जाओ महाराष्ट्र के हैं अगर आप, तो आप जानते होंगे काशी, बनारस, वाराणसी, एक ही शहर का नाम है तीनों। यहां पे अगर आप आओगे, घाट साइड जाओगे, तो बहुत ज्यादा आपको मराठी पीपल मिलेंगे, पूजा और इन चीज़ों से लेकर के। अब सोचो अगर उनके साथ वहाँ के लोग जाकर के क्या कहने लगे कि भाई आप मराठी हो तो आप पहले भोजपुरी बोलो या अवधी बोलो, फिर आपको नाव में बैठाऊंगा या फिर पूजा कराऊंगा, नहीं तो मारना शुरू कर दूंगा। किस तरह का वक्तव्य होगा ये, क्या ये सही होगा उनके लिए? और ऐसे एक दो आने भी लगी थी न्यूज़ कुछ जगहों की। मैं मानता हूँ, इसको भी गलत मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने तो राजनीति कर ली है। घर पे बैठ के हिम्मत भी नहीं है घर से बाहर निकले, हिम्मत है तो भाई दूसरे स्टेट में जाके बोल दे ये बात। एक भी सीट जिसकी नहीं है, और लेकिन आम जनता लड़ रही है, घर पे खाने के लिए नहीं है लेकिन लगे हुए हैं मराठी बोलो। अरे भाई पहले रोटी लाओ पेट में, फिर कन्नड़ बुलवाओ, फिर मराठी बुलवाओ, फिर भोजपुरी बुलवाओ, फिर हिंदी बुलवाओ। नहीं बेटा, नहीं करना चाहिए। यही मूर्खता है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, मैं बार बार बोलता हूं, गलत व्यवहार किया, उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। चंद लोगों ने उसको राजनीतिक मुद्दा अपने पर्सनल फायदे के लिए बनाया है। कोई व्यक्ति गलत नहीं है, वो चंद लोग हैं जो अपने एक वोट के लिए ऐसी हरकतें करते। होता क्या है कि जैसे लोकल को लोगों को लगता होगा कि फॉर एग्जांपल वहां पे जो भी होंगे उनको लगता होगा यार ये नौकरी मेरी खा रहे हैं, ये आ रहा है तो मेरी नौकरी, नहीं तो मुझे नौकरी मिल जाती है वाली होगा। अब उस चक्कर में वो सोचेंगे कि यार ये ना मराठी के लिए सोच रहा है, मैं इसको वोट दूंगा। ऐसी राजनीति वो कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसी राजनीति नहीं। क्या वहां पे मराठी पीपल खराब है? भाई मैं तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सर्कल बहुत सारे मराठी हैं,
दीपिका भी मराठी है, आप पूछिए, मेरा व्यवहार सबके लिए जीवन में हमेशा एक रहता है और बहुत अच्छा मेरी मित्रता रहती है इन लोग से, बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, सब लोग, मैं सबको मानता हूँ। कुछ ही लोग दुनिया में मैं मानता हूँ खराब होते हैं, आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं मुद्दे पे। सोशल यही हो जाता है, क्लास में आदमी डिस्कस करने पे आ जाता है तो लंबा चला जाता है। आते हैं 46 आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 46 कहता है स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपको पता है 2019 में एक नया रिजर्वेशन आया था, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। एक्चुअली वो दो जो है आर्टिकल 46 का ही दिया गया था कि भाई वीकर सेक्शन सोसाइटी है, कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है, तो उस वीकर सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। यहां पे लिखा है ना इकोनॉमिकली, तो बेसिकली ईडब्ल्यूएस क्या है, इकोनॉमिकली जो वीक है उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यही ईडब्ल्यूएस यहीं से उत्पत्ति हुई आर्टिकल 46 से कि वीकर सेक्शन, लेकिन बेसिकली ये एससी और एसटी के लिए मेजरली लिखा गया था। यहां पे साथ में जो अदर वीकर सेक्शन लिख दिया था ना, उसमें इंक्लूड करके ईडब्ल्यूएस को लाया गया था। इसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही हो गया, संवैधानिक रूप से भी प्यारे बच्चों ये सही हो गया। क्लियर। चलिए आर्टिकल 47 क्या कहता है, स्टेट शैल टेक स्टेप इंप्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रग एंड इंजरियस हेल्थ। देखो सिंपल सी बात है, ड्रिंकिंग जो हैबिट है, अल्कोहल, ये सब चीजों के इंटॉक्सिक जो चीजें हैं, आर्टिकल 47 मना करता है। ये भी गांधीयन फिलॉसफी है। और साथ ही 48 क्या कहता है कि जो गौ हत्या है उसको भी रोका जाए, उसको भी रोका जाए। सोचो कहने की बात है, यूपी में सबसे ज्यादा विरोध होता है गौ हत्या के, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पे कौन है, योगी आदित्यनाथ जी है। और योगी आदित्यनाथ जी के समय में सबसे ज्यादा जो स्लॉटर हाउसेस थे बंद किए गए, फिर भी उत्तर प्रदेश लगभग टॉप पोजीशन हमें आपके पास पर रहता है, क्या है, बीफ प्रोडक्शन में। और वहीं भारत की मैं बात करूं, इतना ज्यादा हर जगह पे बीजेपी के राज्य है, सरकारें हैं, फिर भी सबसे ज्यादा पूरे भारत में बीफ प्रोडक्शन भारत करता है, पूरे विश्व में भारत करता है। तो ये देखो, समझो इस चीज को, बिजनेस अलग चीज हो जाती है, पॉलिटिकल चीजें अलग हो जाती हैं। अनन्या कह रही सभी कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जैसे कि हमारी सीएम ममता बनर्जी, सी इज सेम ऑफ और बंगाली कम्युनिटी। मैं पॉलिटिकली बहस नहीं करता हूँ, मैं बस किसी इंडिविजुअल चीज़ों पे बोल देता हूँ कि जहाँ पे गलत हो रही है कॉमन कम्युनिटी के हिसाब से। ममता दीदी का क्या है, ममता दीदी चालाक है, समझो। ममता दीदी को पता है कि वोट कहाँ से पाना है, उनको पता है। वो जो 40% है वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान होने वाला है पूरे बंगाल का। बंगाल एक समय सबसे रिच कंट्री हुआ करता था, रिच स्टेट हुआ करता था। कोई भी राजा बनता था तो बंगाल पे आक्रमण करने जाता था ताकि वो लूट सके। मैं मिडिवल हिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा, लूट करके वहां से पैसा ला सके। चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे जलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे गयासुद्दीन तुगलक हो, सब जाते थे कि बंगाल को लूट के ले आओ, फिर पैसा हो जाएगा। आज बंगाल वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट में आ चुका है। क्यों? जो कि वहां पे ट्रेड था, सब चीज था। जब टाटा ने नैनो की मैन्युफैक्चरिंग की बात की कि हम लोग वहां पे करना चाहते हैं बंगाल में, कोलकाता में, तो ममता बनर्जी ने महंगी जमीन देने की बात की। वही मोदी जी ने 1 रुपए में जमीन देकर के बुला लिया। आज वहां के लोग रोजगार पा रहे हैं और यहां के लोग बेकार हो जा रहे हैं। ये मानसिकता थी डेवलपमेंट की। अब आते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब आता है क्या, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 44 ये क्या है, लिबरल आता है। लिबरल मतलब यूसीसी इसी में आता है। लिबरल मतलब बराबर की बात करता है। अब देखिए, स्टेट शैल एंडेवर सिक्योर फॉर द सिटीजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या कहता है कि पूरे भारत की टेरिटरी में सबको बराबर का कानून मिले। इसका शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि बेसिकली सबको बराबर का कानून इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ लोगों के साथ पक्षपात हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखोगे 3 तलाक सही था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। क्या वो महिलाओं के लिए सही था? क्या वो महिलाओं के लिए सही था? नहीं था प्यारे बच्चों, महिलाओं के लिए वो सही नहीं था। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर
एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल का अगर लड़का अभी एज नहीं पूरा किया है तो अर्ली जो शुरुआती उसको पढ़ाई लिखाई उसको केयर है वो सारी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए। यह आर्टिकल 45 कहता है, जो कि 86वें अमेंडमेंट के बाद इसको लाया गया था। बाद में इसी के साथ 21A जो कि कल मैंने पढ़ाया था ये भी आया था इसी के साथ। 21A भी इसी के साथ आया था जो कि 2009 में इंप्लीमेंट होता है। साथ ही अगर मैं 48 की बात करूं, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, कहता है कृषि और पशुपालन की आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को संगठित करिए। जैसे बाद में कृषि के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1970 के 60 से 70 के वाले दशक में, MS स्वामीनाथन जो इसके फादर माने गए, वैसे नॉर्मन बोरलॉग थे पूरे विश्व में। क्या हुआ, ये इंप्रूव होते गया, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री को इंप्रूव किया गया, एनिमल हस्बेंड्री को इंप्रूव किया गया, एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया गया, ताकि क्या हो सके, एग्रीकल्चर अगर इंप्रूव होगा तो लोकल इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी। हम लोग वर्ल्ड पावर, क्योंकि उस समय पे क्या था, एग्रीकल्चर हमारी मेन थी। आज जैसे हम लोग सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस समय पे हमारा 80% जो रेवेन्यू आता था वो प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से आता था, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 48A क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंट्री, पर्यावरण की रक्षा की बात करता है 48A। 48A बेसिकली कहता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो जो पूरा प्रकृति है ना डैमेज हो सकती है। इन्वायरमेंट अगर आपका सही नहीं रहेगा, फूड चेन खराब हो सकता है, फूड चेन खराब होगा, आपदा आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग उत्तराखंड में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन और वहां के इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं, और अक्सर देखोगे उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलता है। रीजन यही है प्यारे बच्चे, रीजन यही है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि हम लोग पर्यावरण पे ध्यान नहीं देते। तो इन चीजों की भी बात की गई। अब आता है ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। तीनों आर्टिकल में क्या कह रहा है, 49 कह रहा है, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस एंड एस्थेटिक एंड हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। राज्य हर ऐसे स्मारक को, कलात्मक को, ऐतिहासिक महत्व स्थल की रक्षा करेगा। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, अब सोचो ताजमहल माना जाता है शाहजहां ने बनवाया, ठीक। अब योगी जी कभी सुने हो कि बोलते हैं ताजमहल गिरवा दूंगा, क्योंकि उनको पता है ये हिस्टोरिकल है और इससे हमें रेवेन्यू आएगा। तो इन चीजों को प्रोटेक्ट करके भी रखना हमारे लिए रेवेन्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हुमायूं टॉम, वो हुमायूं का टॉम है, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करके रखी है। क्यों, दिल्ली में है ये भी याद रख लेना, हुमायूं टॉम कहाँ है, तो दिल्ली में है। ये बहुत बढ़िया, देखने जाते हैं लोग, भी घूमने जाते हैं, काफी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होता है, उसको मेंटेन किया जाता है। क्यों, रीजन की कल के दिन एक तो आर्टिकल 49 भी कहता है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखो, साथ ही साथ इससे रेवेन्यू भी आएगा और हमारी हिस्ट्री को भी बताएगा। क्योंकि हुमायूं अपने घर से पैसा नहीं लाए थे, भारत का ही पैसा उसमें लगा था। अगर वो आक्रांता थे, वो बाहर से पैसा लेके आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो घर से ही पैसा लगा था उसमें। वही आर्टिकल 50 कहता है, स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब कि जब देश के लिए लोग सर्विस करेंगे, कार्य करेंगे, तो उससे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग का काम करेंगे अपने अपने तरीके से। फॉर एग्जांपल जुडिशरी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और एग्जीक्यूटिव कौन है, एग्जीक्यूटिव जो कार्य को इंप्लीमेंट करता है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, IAS है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये लोग क्या हैं, ये लोग एग्जीक्यूटिव हैं। इन दोनों के कार्य क्षेत्र पूरी तरह से अलग अलग रहेंगे, दोनों एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे के काम खराब नहीं करेंगे। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब एक दूसरे का काम बिगाड़ेंगे नहीं, खराब नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 50 कहता है। और आर्टिकल 51 क्या कहता है, डिक्लेयर दैट established international peace and security the state shall endeavor to maintain just honorable relation with the nation, foster respect with international law and treaty and encourage settlement in international dispute। सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी रखने के लिए आपको बेसिक प्रयास करने होंगे। कौन कौन से, जैसे राष्ट्र के साथ न्याय जो है, जस्टिस जो है वो प्रॉपर आपको देना होगा, साथ में साथ इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रीटी बन जा रही है कि भारत का 100 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, उसके बाद नहीं जाना है, उसके बाद का एरिया पाकिस्तान का है, तो भारत इस चीज की रक्षा करता है कि भाई इसके बाद हमें नहीं जाना है। अगर पाकिस्तान आने की कोशिश करेगा तो उसको हम लोग तोड़ देंगे, पीट देंगे, लपड़िया देंगे, थपड़िया देंगे। क्लियर है?
ये सारी चीजें बोली जाती हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विवाद अगर हो रही है, मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने की प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें झगड़ा ना करके हमें झगड़ा ना करके प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए, हमें मध्यस्थता करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल भारत ने बहुत सारे मुद्दों में भी उसमें मध्यस्थता की। अभी बीच में एक भाई साहब थे हमारे, ट्रम्प भाई साहब क्या कह रहे थे, अरे हम तो कश्मीर वाला मुद्दा रिजॉल्व करें, तो ये पटाखा मारेंगे, तुम अपना रिजॉल्व नहीं करा पा रहे हो, हमारा कराओगे। तो मोदी जी ने डांटा नहीं, वो तो न्यूक्लियर हमला हो गया था, इस वजह से रुक गए। नहीं तो जो तोड़ाई तोड़े हैं ना पाकिस्तान की, रो रहा है कि पैसा दे दो मालिक, पैसा दे दो। और ट्रम्प अगला इलेक्शन हारेंगे, वैसे भी उनका आखिरी कार्यकाल है, लेकिन वो हारेंगे क्योंकि भारत लग जाएगा जिसके पीछे उनकी क्या औकात। उनको भी पता है आखिरी साल है, जो भी करना कर लो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा संशोधन को देखते हैं। देखिए 42वां संशोधन होता है 1976 में। इंदिरा जी की सरकार रहती है। किसकी रहती है? इंदिरा जी की। ये क्या रहती है? पीएम रहती है। इनके टाइम पे डीपीएसपी में अमेंड किया जाता है आर्टिकल 39A, जो कि आपको प्रोवाइड क्या करता है, फ्री एंड लीगल एड टू पुअर, इंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिकल एंड अदर डिसेबिलिटी। सिंपल सी बात कह रहा है कि जस्टिस जो है वो सबको दिया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। इस वजह से किसी को जस्टिस ना मिले कि वो इकोनॉमिकली वीक है, ये गलत होगा। तो ये चीज आपको 39A में प्रोवाइड होती है। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है वकील करने का, तो सरकारी वकील सरकार आपको प्रोवाइड करके देती है। वो क्या है? 39A में है, 39A में। उसके बाद 43A क्या कहता है? टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इंडस्ट्री। मैंने बताया था ना कि पहले क्या होता था कि वर्कर बस काम करते थे, चले जाते थे। कोई कानून बनता था, कोई चीज बनती थी, तो उसमें वर्कर का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन अब क्या क्या दिया गया, यूनियन टाइप की चीजें बना बना करके ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे। ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे। किस चीज में पार्टिसिपेट करने लगे? ये लोग पार्टिसिपेट करने लगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने कंडीशंस को, वर्क को। तो वो मैनेजमेंट में जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो उसको वो इंप्रूव कर पाएंगे। इसलिए वर्कर भी क्या करने लगे, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। 48 क्या करने लगा? 48 कहने लगा टू प्रोटेक्ट इंप्रूव इन्वायरमेंट, सेफगार्ड इन्वायरमेंट। देखो सिंपल सी बात है, जो गांधी वो वाला फिलॉसफी वाला लिबरल वाला बताया था कि आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि पूरा देश सुरक्षित रह सके। इन्वायरमेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा। क्यों लोग चाहते हैं कि यार एक फार्म हाउस बना के रहते हैं, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, सांस अच्छी जाएगी। शहरों में सांस उनको नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें 42वें संशोधन के तहत आई। अब इसमें एक चीज बस ध्यान देना, जहां जहां ए है वही ऑप्शन में देखना 42वें संशोधन में आया है। जहां जहां ए है वही चीजें 42वें संशोधन में आई, आप ध्यान दे देना। यहां पे देखो ए, यहां पे देखो ए, यहां पे देखो, ये ट्रिक है। अगर आपको ऑप्शन में ए नहीं दिखेगा और बोल दिया 42वें संशोधन में कौन कौन सा ऐड हुआ है, अगर ऑप्शन में ऐसे देखो आ गया, फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग is added through constitutional amendment 42nd in 1976। ऑप्शन क्या है? यहां पे दे दिया मान लो 39A, फिर क्या दे दिया, बी में दे दिया 300, फिर मान लो कुछ भी ऐसे ही मैंने रैंडम बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे 39A दे दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, नहीं ए भी नहीं करता हूँ, 1 2 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ 48A, और 3 क्या कर देता हूँ 43B, और 4 क्या करता हूँ नन ऑफ द अबव, मतलब कुछ नहीं, या 3 कर देता हूँ। ऑप्शन क्या दे दिया आपको, यहाँ पे क्या है 39A। ऑप्शन क्या देता हूँ 1 and 2, फिर दूसरा क्या देता हूँ 2 and 3, 3 and 4, और चौथा क्या है ऑल। तो आप क्या मारोगे, आंसर आप मारोगे 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे बी लग गया है तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ध्यान देना, तो जहाँ ए वाला नहीं होगा वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो 42वें के थ्रू 39A, 43A और 48A। 39A कहता है आपको फ्री लीगल असिस्टेंट दिया जाएगा, आपका अगर इकोनॉमिकली कमजोर है, मतलब आपको सरकारी वकील दिया जाएगा अगर आपको न्याय चाहिए तो, अगर आपके पास पैसा नहीं है। 43A क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है कि भाई जो वर्कर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। और 48A क्या कहता है, इन्वायरमेंट अच्छा रहे। ये सब मैंने बता दिया है, ये 42वें में आया था। अब आता है 44वां। 44वां क्या कहता है
कि सेक्शन 2 जो था ना 38 में जो सेक्शन 2 था जो कि कहता था स्टेट इज पार्टिकुलर सेल स्ट्राइव मिनिमाइज इकोनॉमी इनइक्वलिटी, मतलब स्टेट का क्या काम है कि भाई जो इनइक्वलिटी है उसको मिनिमाइज कर सके, एकदम कम कर सके, ताकि बराबर का भाव सबके में रह सके। और वहीं साथ ही साथ 42वें संशोधन में क्या होता है 300A भी लाया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा इस समय पे कौन था पीएम, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्या थे, पीएम थे। मोरारजी देसाई प्यारे बच्चों पीएम थे उस समय पे। ठीक, अब आते हैं 86 अमेंडमेंट। 86 अमेंडमेंट क्या किया, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 में बदलाव लाया। ये 3 अमेंडमेंट हुए थे जो कि डीपीएसपी में छेड़छाड़ हुए था, 42वां, 44वां और 86वां। 42वां के थ्रू क्या हुआ था, 39A, 43A और 48A किया गया था। वहीं 44 के तहत क्या हुआ था, 38 का सेकेंड पार्ट इनइक्वलिटी में अंदर किया गया था। और 86 में क्या हुआ था, आर्टिकल 45 में एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी वो कंपलसरी करने की बात कही गई थी। अब देखो 3 मेजर केसेस हुए थे, ये तीनों केसेस मैं समझा देता हूं। जब पहला केस होता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस होता है, गोलकनाथ जी के द्वारा किया जाता है पंजाब के खिलाफ। 1967 की बात है। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का कि डिक्लेयर दैट फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट अमेंड, मतलब फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड ही पार्लियामेंट नहीं कर सकता। ऐसा 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, इवन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। अगर आपको डीपीएसपी भी इंप्लीमेंट करना है तो भी आप फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ये 1967 में बोल दिया गया था। अब होता क्या है, इस चक्कर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो पाता है। और ये बेसिकली ये जजमेंट जो था शंकरी प्रसाद का, इसका कंट्राडिक्ट बनता है, क्योंकि शंकरी प्रसाद केस में इस चीज को बोल दिया जाता है आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन वहीं 1967 में गोलकनाथ केस में बोल दिया जाता है कि यू कैन नॉट अमेंड, आप अमेंड नहीं कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। फिर एक बहुत बड़ा केस होता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला के ये बेसिकली केशवानंद भारती क्या रहते हैं, एक पुजारी रहते हैं, और कौन सा जो टेम्पल है अयप्पा, कौन सा टेम्पल है वहां के मेन वो रहते हैं। तो इनका क्या होता है, केस होता है स्टेट ऑफ केरला से, जो कि 6-7 से ये हार जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जजमेंट बहुत बड़ा आ जाता है। ये क्या करता है, गोलकनाथ का जो केस हुआ था उसको पलट देता है, उसको बोलता है ये वाला केस जो है बोल देता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन साथ ही साथ पार्लियामेंट का एक काम होगा कि जो हमारा संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं होगा, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होगा। किसमें, बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं होगा। और इसी के बाद 42वां संशोधन लाया गया इंदिरा जी के द्वारा। बेसिकली इंदिरा जी इसी केस का इंतजार समझ लो कर रही थी, उनको पता था कि अगर इस केस में कुछ फैसले आ गए मेरे पक्ष के, सोचो 42वें संशोधन में क्या नहीं संशोधन हुआ, इसीलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट्स में थोड़े बहुत चेंजेस, फंडामेंटल राइट्स में तो बेसिक क्या याद आ रहा है मुझे, कौन सा चेंज था, हाँ, फिर 44वां में इसी केस की वजह से ही 44वां संशोधन जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा देता है। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं तो उसके पहले राइट टू प्रॉपर्टी हटा थोड़ी पाते ये। जब ये केशवानंद भारती केस आता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये राइट टू प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, नहीं तो गोलकनाथ केस के हिसाब से तो हटा ही नहीं पाते। डीपीएसपी में चेंज लाते हैं, प्रीएम्बल में चेंज लाते हैं पहली बार, इन सब चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आपको देखने पड़ते हैं। फिर वही मिनर्वा मील केस होता है 1980 में। 1980 में मिनर्वा मील केस सिंपली केशवानंद भारती केस को, रूलिंग को मान के रखता है कि भाई वही जो बोल रहे थे भाई साहब सही था, उसमें ज़्यादा सोचना वोचना हमें नहीं है। ठीक है, कब बोलते हैं, मिनर्वा मील में। ये तीनों केसेस हो जाते हैं। अब आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ा सा देख लेते हैं, 10 मिनट का टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बता ही देता हूँ कि कैसे। देखो फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या पॉइंट है। फंडामेंटल राइट्स, पहले हुआ क्या, एक टीम बैठी, इंदिरा जी बैठी, बोली क्या लोगों को उनकी ड्यूटी बताना हमें चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने बोला नहीं यार चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, बैठे, फिर बोले कि यार ऐसा है, देख लेते हैं कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसा करते हैं, कुछ काम कर लेते हैं जिसमें कि देख लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज रखने हैं या नहीं। तो एक टीम बनाते हैं, कमेटी बनाती है, स्वर्ण सिंह की कमेटी बनाई जाती है और उनको बोला जाता है कि आप देखिए और क्या क्या इसमें किया जा सकता है। तो स्वर्ण सिंह अपना एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसमें बाकायदा बताते हैं
कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। ठीक, कौन बताता है? स्वर्ण सिंह। अब बोलती है भाई होना तो चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो बोलते हैं चलो मैं सब बताता हूं आपको कि देखो इसको क्या करते हैं, इसको भी नॉट इन्फोर्सेबल रख देते हैं। नॉट इन्फोर्सेबल मतलब आप इसको लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हो, इनको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। क्यों? बोलते हैं अगर ड्यूटी के लिए सब लोग कोर्ट जाने लगे तो आप सोचो कितनी समस्या बढ़ जाएगी, कितनी समस्या बढ़ जाएगी, और कोर्ट पे कितना ज़्यादा लोड भी बढ़ जाएगा। तो बोलते हैं अच्छा भाई ठीक है, तो इसको नॉट इन्फोर्सेबल रख देते हैं। तो कुछ पॉइंट इसमें आते हैं। कैसा? देखो, स्वर्ण सिंह की कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया, साथ ही साथ ये बोला गया कि इसको डीपीएसपी के जस्ट बाद रखा जाएगा। तो डीपीएसपी 51 पे खत्म होता था, 51A आर्टिकल में फंडामेंटल राइट को रख दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को रख दिया गया। फिर ये बोला गया डीपीएसपी कौन से भाग में खत्म होता है? तो उन्होंने बोला पार्ट 4 में। तो इन्होंने बोला ऐसा करते हैं भाई, भाग या फिर पार्ट कह लीजिए 4A में इसको रख देते हैं जस्ट उसके बाद। बोले हाँ ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये भी करते हैं साथ ही साथ कि इसको क्या कर देते हैं, अभी के लिए इसको 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रख देते हैं। बोलते ठीक है रख देते हैं। फिर चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है चौथा कि भाई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तो ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज तो ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि इसको उठाएंगे कहां से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज? तो बोला यूएसएसआर से, जो कि आज के समय में रसिया है, रसिया से इसको उठाया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद एक और ऐड होता है जो कि 86वें अमेंडमेंट के साथ कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड था। ये कब ऐड होता है? 2002 वाले अमेंडमेंट से। 2002 वाले अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो जाती है। तो ये मेजर पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद इस कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई हाँ होना चाहिए। फिर इसको रखा गया नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। फिर आर्टिकल 51A में इसको रखा गया, और साथ ही साथ भाग 4A में रखा गया जहां डीपीएसपी एंड हो रहा है। टोटल हमारे पास अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 42वें संशोधन से। देखो पहला क्या हुआ, 42वें संशोधन से हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। ठीक, बाद में हम लोग 86 से क्या किए, एक और ऐड किए। तो 42वें से 10 और 86 से 1, टोटल कितने हो गए? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। ठीक, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। और फिर इसको हमने उठाया कहां से? तो रसिया से। ये मेजर 4-5 पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बनते हैं, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ भी पूछेगा। अगर इतना भी याद है तो आपका काम हो जाता है। साथ ही साथ चलते हैं अब आगे, कहां से इंस्पायर है? तो भाई देखो लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया या फिर यूएसएसआर या सोवियत यूनियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन बोला जाता है। साथ ही इनकॉर्पोरेटेड कैसे हुआ? ये ड्यूटी 42वें संशोधन के एक्ट 1976 के तहत लाया गया पार्ट 4A में। ठीक है, कौन था? स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिन्होंने इस चीज को रिकमेंड किया था। हमारे पास पहले ओरिजिनली जो थे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, लेकिन बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटीज 86वें अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको लाया गया। ठीक, अब बाद में इसको रखा किसमें गया? टोटल 51A आर्टिकल में इसको रखा गया, जो कि डीपीएसपी के जस्ट बाद आता है। नेचर क्या था? लाइक सेम डीपीएसपी जैसा, कि भाई लोग क्या है ना, जो भारत के बेसिक ड्यूटीज होती है लोगों की, फॉर एग्जाम्पल देश की इज्जत करना, ऐसे समझ लो, वैसी इज्जत लोगों को करनी चाहिए। और बेसिकली यहां पे लिखा भी है कि नेचर क्या है इसका? राज्य के नीति के निर्देशित सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी अवैधानिक है, मतलब कि आप इसको जस्टिसिएबल नहीं मानेंगे, विच मीन्स दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट बट सर्व एज ए इंपॉर्टेंट गाइडलाइन। मतलब सिंपल सी बात है, ये आप लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन इसको गाइडलाइन की तरह मान के चलिए, इसको करना चाहिए देश के हर व्यक्ति को। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। साथ ही साथ आपके जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो यहां पे मेंशन है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, मतलब सिंपल सी बात है, राज्य के जो हमारे देश का जो फ्लैग है और जो नेशनल एंथम है उसका सम्मान करिए। इसलिए जब भी नेशनल एंथम होता है लोगों को खड़ा होना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं, इसके लिए हम लोग कोर्ट नहीं चले जाते हैं। लोग अपना विद्रोह उनके खिलाफ करते हैं बट इसके लिए कोर्ट नहीं चले जाते। देखते होंगे बीच में मूवी में भी नेशनल एंथम चलता था, लेकिन उसके लिए लोग कोर्ट नहीं जाते थे। चेरिश द आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उनके आइडियाज को आप सम्मान दीजिए और उनको बढ़ावा दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे लोग। ठीक, अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे यहाँ यूनिटी है, इंटीग्रिटी है
और जो हमारी सॉवरेंटी है, मतलब हम सबसे प्रमुख हैं अपने लिए, वो उन सब चीज़ों को क्या करिए आप, बढ़ावा दीजिए। डिफेंड कंट्री ऑन द रेंडर ऑफ नेशनल सर्विस, जब जरूरत पड़े देश को सर्विस के लिए आपका, तो आपको आना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी बनती है। वैसे तो एक्सेप्शन केस भी मैंने फंडामेंटल राइट्स में बताया था। प्रमोशन एंड हार्मोनी ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा बढ़ा के रखिए। प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज एंड कंपोजिशन कल्चर, ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 49 के अराउंड में कि भाई होता क्या है, 49 आर्टिकल में लिखा था ना कि आपको हेरिटेज को, मतलब जो भारत के प्रमुख हेरिटेज है, मतलब ताजमहल हुआ एग्जाम्पल, हुमायूं टॉम्ब हुआ, इन चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे भी बोलता है भाई, दिल्ली का इंडिया गेट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया गेट को हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। प्रोटेक्ट इंप्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब शांति से ह्यूमन तरीके से आपको जीवन की दिनचर्या को या जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे आप सुने होंगे वंदे भारत स्टार्ट में जब चली थी, वंदे भारत अभी भी देखने को मिल जाता है, बहुत जगह लोगों ने क्या किया, पत्थर मारे। अरे बेवकूफ़ों, सरकार अपने पैसे से थोड़ी बना रही है, वो तुम्हारे ही पैसे से बना रही है। उनको समझ में आता नहीं, उनको लगता है मेरे जेब से थोड़ी जा रहा है। अब वो क्या करें, उसको बचा के रखिए। लोग क्या करते हैं, आंदोलन होता है बस तोड़ना शुरू करते हैं। अरे मूर्खों, आंदोलन हो रहा है, क्यों बस तोड़ रहे हो, तुम्हारा पैसा है वो, समझ क्यों नहीं रहे हो। हाँ, सरकार की गलती है कि उसको नहीं सुन रहा है, तो उसके लिए पब्लिक डिस्टर्बेंस भी मत करो आप। उसके लिए एक तरीका रखो पीस के लिए, कहीं बैठो, लंबे समय तक वहां पे बैठो, हालत खराब कर दो, इलेक्शन में दिखाओ उस चीज का डिफरेंस। देखो जैसे अभी आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस क्यों आया, ईडब्ल्यूएस जब आया था उसके पहले 2018 में दिसंबर में इलेक्शन हुआ था। कहां पे, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों बीजेपी हार गया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपर जो सो कॉल्ड अपर कास्ट होती है उसका विरोध किया। उनको लगा कि अगर इस तरह से किए तो 2019 में इलेक्शन हार जाएंगे। इस चक्कर में उनको क्या करना पड़ा, साथ देना पड़ा। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, यही 86 के थ्रू आया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यही आया हुआ है। वही चीज हिंदी में भी यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं। क्या लगभग सारी चीजें हम लोगों ने अब देख ली, कुछ बचा तो नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कुछ आपको कंफ्यूजन अभी तक हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अब 2 मिनट आप लोगों के सवाल लेने के लिए बैठ जाता हूं। बहुत कम लोग वैसे भी मुझे लगता है क्लास लाइव ले रहे हैं, आप लोग कोशिश करिए लाइव लेने का। तो एक बार मुझे बता दीजिए भाई, क्लास इंड हो चुकी है, तो फटाफट से एक बार मुझे बताइए क्लास कैसी लगी, और रेटिंग भी आप लोग दे दिया करिएगा, रिव्यू भी दे दिया करिए, और कुछ इशू हो तो वो भी मुझे बता दीजिए। एंड कर दिया जाए, कोई इशू नहीं है, सब ऑल ओके, सब चंगा सी। चलिए भाई, रिस्पांस लगभग बच्चों का यही है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।